Hello everyone, welcome to EW classes. My name is वशिष्ठ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का एक नया चैप्टर इलास्टिसिटी। तो चलिए इलास्टिसिटी की शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इलास्टिसिटी। ओके, तो चलिए इलास्टिसिटी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक डिफिनेशंस बता देना चाहता हूं। जैसे व्हाट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स होती क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? चलिए लिखिए, that force acting on a body to change or tends to change their shape or size is known as deforming फोर्स। मतलब किसी भी बॉडी को जब फोर्स लगता है उसके शेप और साइज में जो भी चेंजेस आते हैं उसी को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, चलिए अब उसके पहले जो भी चैप्टर्स के बारे में हम पढ़े इसमें हमने स्टडी किया किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते थे तो फोर्स लगाने पर उस ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं आता। ऑब्जेक्ट सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होता था, बाकी उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। लेकिन इस चैप्टर में हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो एक्चुअल में उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, चाहे उसके लेंथ में चाहे उसके वैल्यू में, लेकिन चेंजेस जरूर आते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किसी रिजिड बॉडी पर हम फोर्स लगाने पर उसके डायमेंशन में जो भी चेंजेस आते हैं उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। ओके, अब जो फोर्स लगती है जिस फोर्स लगने पर उस बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसी फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं रिजिड बॉडी होती क्या है। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी, a body is said to be if their shape or size does not change। मतलब ऐसी कोई बॉडी जिससे फोर्स लगाने में उसके शेप और साइज में कोई भी चेंजेस ना आए उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। जैसे हमारा मार्कर, इसमें अगर हम फोर्स लगाते हैं इसमें कोई भी चेंजेस के ना वॉल्यूम में ना लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन एक्चुअल में इस चैप्टर हम स्टडी करेंगे एक्चुअल में किसी भी रिजिड बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं। जो हम इससे पहले जो भी चैप्टर्स में पढ़े थे उसमें हम स्टडी किए थे किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट सिर्फ अपने जगह से डिस्प्लेस हो किसी दूसरे का जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि किसी भी रिजिड बॉडी में हम फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स हम लगा रहे हैं तो इस बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। ओके, ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आखिर में है क्या? हेडिंग लगा लीजिए, इलास्टिसिटी। देखिए, दी टेंडेंसी टू अपोज इन इट्स शेप और साइज बाई बॉडी is known as elasticity। मतलब जैसे ये हमारा कोई बॉडी है, इस बॉडी में अगर आप फोर्स, ऐसे ये कंडीशन से हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम किसी से बांध दिया, अगर इसको खींचते हैं, खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ना इस रिजिड बॉडी में, इस रिजिड बॉडी में फोर्स लगाने पर ये बॉडी जो होती है, अगर हम इसको जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, हम इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। आंसर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है स्टेबल रहने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब कि बॉडी जो होती है वो अपने शेप और साइज को चेंज नहीं होना देना चाहती है, मतलब वो अपने शेप को चेंज नहीं होने देना चाहिए, इसलिए वो डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट में फिर फोर्स लगाती है, बॉडी हमारी चेंज ना हो। मतलब ये अपोज करती है अपने अंदर चेंजेस को आने के लिए, मतलब ये बॉडी हमारी अपने अंदर चेंजेस को नहीं लाना देना चाहती, इसलिए वो अपोज करती है। ओके, एक डिफिनेशन हमारी ये होती है। एक इलास्टिसिटी की दूसरी डिफिनेशन होती है जिसे आप लिख सकते हैं, the tendency to regain their shape or size on removal deforming force। इलास्टिसिटी हम एक तरीके से और कह सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने पर, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने पर, उस कंडीशन में बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेती है, मतलब फिर से अपनी पोजीशन को फिर से अपने इनिशियल स्टेट में आ जाती है, उसे बोलते हैं टेंडेंसी। मतलब बॉडी जो होती है डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने पर अपनी इनिशियल कंडीशंस में आ जाती है, उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। समझ रहे हैं? जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग जो होती है इसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया तो जैसे आप छोड़ेंगे वो अपने तुरंत अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाए, मतलब जैसे वो पहले था वैसे आ जाती है। मतलब बॉडी, हमने ये स्प्रिंग को खींचा, हमने स्ट्रेच किया स्प्रिंग को, स्प्रिंग जैसे हमने स्ट्रेच किया, अब जैसे हमने जो हम जिस फोर्स से हम खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं इस स्प्रिंग को, उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं वो तुरंत अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेती है, उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। एक डिफिनेशन हमारी ये है। एक डिफिनेशन हमारी ये, जब आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, बॉडी जो है वो अपोज करे, मतलब वो खींचना नहीं चाहती, वो अपने शेप और साइज को चेंज नहीं करना चाहती, इसको ही बोलते हैं इलास्टिसिटी। मतलब इलास्टिसिटी की दो डेफिनेशंस हैं, एक तो वो अपने शेप को रिगेन कर रही, एक अपने शेप को चेंज नहीं होने देना चाहती, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। समझ रहे हैं? अब ये इलास्टिसिटी की एक लिमिट है, मतलब लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कब तक लगता है, कब तक बॉडी अपने किसी भी बॉडी को स्ट्रेच करने पर वो अपनी इनिशियल पोजीशन को रिगेन कर लेती है, ये कंडीशंस कब तक वैलिड है। मतलब अगर आप बॉडी को ज्यादा अगर स्ट्रेच कर देंगे तो अपनी वो, जब तक जहां तक उसकी लिमिट है वहां तक अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच, जैसे स्प्रिंग होता है उसकी लिमिट है, आपने उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, छोड़ दिया, पहुंच गया फिर से अपने इनिशियल पोजीशन। लेकिन अगर उसकी लिमिट को क्रॉस कर, मतलब इलास्टिसिटी की लिमिट है, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर दे बॉडी को, अगर आपने स्ट्रेच ज्यादा कर दिया तो वो स्प्रिंग खराब हो जाता है, मतलब स्प्रिंग एज वर्क नहीं करता है, वो अपनी इनिशियल पोजीशन जाने की टेंडेंसी नहीं रखता। इसका मतलब बॉडी एक हमारी लिमिट है। अब हम उसी लिमिट की बात करेंगे, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका।
चलिए अब हम बात करते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी की लिमिट क्या होती है। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिसिटी की क्या लिमिट, जैसे हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हमने एक स्प्रिंग को लिया, उस स्प्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को हमने सस्पेंड किया है, ठीक है। जैसे इस ऑब्जेक्ट का वेट है 2 kg, ठीक। अब ये जो हमारा, एक मिनट, जैसे ये स्प्रिंग की लिमिट है, ये स्प्रिंग अपने ऊपर 4 kg वेट तक, 4 kg वेट तक ये स्प्रिंग की लिमिट है कि अपने ऊपर ये, अगर आप इस स्प्रिंग को 4 kg वेट सस्पेंड कर रहे हैं, मतलब लटका रहे हैं, तो ये स्प्रिंग वहां तक वैलिड है, मतलब स्प्रिंग अपनी, इसकी इतनी क्षमता है वो उतना वेट को उठा सकती है। बाकी अगर आप इससे ज्यादा वेट अगर स्प्रिंग को रख दिया, जो स्प्रिंग होती है वो अपनी इलास्टिसिटी खो बैठती है, मतलब अब उसके अंदर स्प्रिंग वाली जो फिनोमेना थी वो रिगेन नहीं, मतलब वो अपनी इनिशियल पोजीशन को रिगेन नहीं कर सकती। जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट में अगर 2 kg सस्पेंड किया तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच होगी। पहले मान लीजिए स्प्रिंग स्प्रिंग आपके ऐसे एकदम पास में रही होगी, हाँ, आपने ऐसे थी, जब आपने इस पे 2 kg वेट सस्पेंड किया, स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हुई। आपने जैसे इस स्प्रिंग में 3 kg सस्पेंड किया थोड़ा सा, और जब इस स्प्रिंग में आपने 3 kg किया थोड़ा सा ये और स्ट्रेच हुई ना, थोड़ा सा और नीचे आई। 4 kg आपने इस स्प्रिंग में सस्पेंड किया, थोड़ा सा स्प्रिंग और स्ट्रेच हुई है और नीचे आई। समझ रहे हैं, मतलब इस स्प्रिंग की जो लिमिट थी, अपने इसके ऊपर आप इसमें 4 kg वेट सस्पेंड कर सकते हैं, ये स्प्रिंग ठीक ठाक रहेगी, मतलब स्प्रिंग खराब नहीं हो, डैमेज नहीं होगी। अब देखिए आपने 2 kg लिया, थोड़ा सा स्ट्रेच, मतलब इसके कुछ अलग से डिस्टेंस हुई। अब आपने 3 kg लिया, स्प्रिंग और स्ट्रेच हुई, 4 kg लिया और स्ट्रेच हुई। जैसे जैसे आप स्प्रिंग ये, अब ये जो आप वेट रख रहे हो, ये जो वेट यहाँ 2 kg लिए, 3 kg लिए, 4 kg लिए, आपको पता है यहाँ से फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ग्रेविटी जो लगती है, ग्रेविटी क्या लगती है mg, और ठीक अपोजिट लगेगा स्प्रिंग फोर्स, जिसको बोलते हैं F बराबर माइनस के एक्स, ये फोर्स लगेगी। मतलब mg फोर्स, mg जो लग रहा है mg फोर्स में लग रही है, इसी को बोलेंगे, मतलब इसमें इस बॉडी में जो फोर्स लग रही है एक्सटर्नल, उसको बोलेंगे ग्रेविटी, मतलब इसे ही बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स में लग रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स, यहाँ भी डिफॉर्मिंग फोर्स, यहाँ भी mg लगेगा, यहाँ भी mg, और ठीक इसके अपोजिट लगेगा F बराबर माइनस के एक्स, F बराबर माइनस के एक्स। समझ रहे हैं, यह स्प्रिंग फोर्स, ओके। अब जैसे अगर हम ये इस मास को, जो हमारा मास 2 kg, जैसे इस मास को रिमूव कर देते हैं, हम इस मास को रिमूव करेंगे, ये स्प्रिंग तुरंत अपने इस इनिशियल पोजीशन में आ जाएगी। अगर हम इस, मतलब ये जो मास है या फिर जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स का अगर हम रिमूव कर दिए, डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हम रिमूव कर दिए, ये अपने इनिशियल पोजीशन, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, यहां भी करेंगे। लेकिन अगर इस स्प्रिंग में आपने 5 kg वेट कर दिया, तो इस कंडीशन में आप इस स्प्रिंग की लिमिट को क्रॉस कर गए, मतलब इस स्प्रिंग की लिमिट थी कि आप इस पर 4 kg वेट सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आप इस स्प्रिंग की लिमिट को क्रॉस कर गए, आपने अब 1 kg और ऐड करे। इस कंडीशन में आप इसको अगर मास रिमूव कर देंगे, मतलब आप डिफॉर्मिंग फोर्स यहां से रिमूव भी कर देंगे, तो भी ये अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाएगी। समझ रहे हैं, इस यही होती है लिमिट, मतलब इलास्टिसिटी की एक लिमिट है, उस लिमिट तक अगर आप करेंगे, इसमें इलास्टिसिटी रहेगी, अपनी जो चेंजेस आता है इस बॉडी में, अपनी इनिशियल पोजीशन में जा सकती है, जैसे पहले थी वैसे जा सकती है। लेकिन अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर गए, तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं जा पाएगी, उसी को बोलते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट।
चलिए हम आपको लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी एक डायग्राम के तहत और जाना चाहते हैं। चलिए देखिए, जैसे ये आपके हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, क्या है ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स। इस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में हम स्प्रिंग लगा देते हैं। ठीक है, हमने इस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को एक स्प्रिंग से बांध दिया, मतलब समझ सकते हैं ये सॉलिड के अंदर वाली फिनोमेना है। हम आपको एज अ इमेजिन, आप इमेजिन करिए कि किस तरीके से डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है, किस तरीके से बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो तरीका है। ठीक है, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। ये देखिए, ये जो है आपके सॉलिड, ये मॉलिक्यूल सॉलिड के, ये ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच जो दूरी उसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच जो दूरी उसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को मान लेते हैं R0 से, समझ रहे हैं, मतलब सभी जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से R0 की दूरी पे रखे गए हैं। समझ रहे हैं, समझ में आया? मतलब ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब आपको लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी समझा रहे, इमेजिन करिए आप किस तरीके से, फील लीजिए। ठीक है, जैसे ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है। अब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से R0 डिस्टेंस में सेपरेट हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप इस स्प्रिंग को, मतलब जैसे ये स्प्रिंग, आपने स्प्रिंग को पकड़ा, ऐसे स्ट्रेच किया, और आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, मतलब स्ट्रेच करेगा। जैसे आप स्प्रिंग को पकड़े, यहाँ से स्ट्रेच किए, यहाँ से स्ट्रेच किए, तो स्प्रिंग ऐसे आएगा, नीचे आएगा। ये समझ में आ रहा है नहीं? मतलब इसके शेप में चेंज आ रहा है फोर्स लगाने से। मतलब आप जो बाहर से फोर्स लगा रहे हो, जो आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स इस स्प्रिंग पे लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है? डिफॉर्मिंग फोर्स। जो डिफॉर्मिंग फोर्स आपके इस स्प्रिंग पे लग रही है, इसकी वजह से आपने फोर्स लगाया, इस मॉलिक्यूल्स का जो शेप था स्प्रिंग का चेंज हुआ, आपने किया तनेगा, ये स्प्रिंग देखो यहाँ थोड़ा पास आके खींचेगा ना, ये आप खींच गया। ठीक है, अब जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किए, तुरंत अपने इनिशियल पोजीशन पहुंच गया। आपने इसको खींचा, नीचे लाया, खींच के, जैसे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया, डिफॉर्मिंग फोर्स आपने जैसे हटा लिया, उसी के तुरंत ही अपने पोजीशन में पहुंच गया। लेकिन अगर आप इस लिमिट को, डिफॉर्मिंग फोर्स की लिमिट, आप इसकी लिमिट को क्रॉस कर गए, तो ये तुरंत अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाएगा, मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन ये रिगेन नहीं कर पाएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पे खो बैठेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू आप समझ जाइए। इसका एक ग्राफ बता देते हैं। जैसे ये स्प्रिंग है आपका, अगर आप इस स्प्रिंग को पास भी लाओगे तो सटाओगे, ये डिस्टेंस R0, अगर आप इसके पास भी ले आ रहे हो तो ये रिपल करके दूर भागेंगे। मतलब स्प्रिंग जो होती है, आप उसको पास भी ले आ रहे हो तो रिपल करके दूर भागे। लेकिन आप दूर खींचो, दोनों को खींचो, स्ट्रेच करेंगे, जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे, तुरंत अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। मतलब आप जब इसको खींच रहे हो तो ये अपनी पोजीशन को अपोज कर रहे हो, मतलब अपने अंदर चेंज नहीं आने देना चाहते, इसलिए आप फोर्स लगा के खींचते हो। अगर आप फोर्स ना करते आप आसानी से इसको खींच जाता हो। लेकिन ये अपोज कर रहे हैं ना बॉडी, तभी तो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं होने देना चाहती है, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। और अपनी इनिशियल पोजीशन को गेन कर लेना है, वो भी इलास्टिसिटी ही होता है। ठीक है, एक ग्राफ के थ्रू आपको बताते हैं, जैसे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को, पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस R0। समझ रहे हैं? ठीक है, यह है आपका पोटेंशियल एनर्जी, और ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू, मतलब सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी आपका इस पॉइंट पे रहेगा। समझ रहे हैं? और यहां से हम डिस्टेंस माने थे ओरिजिन से R0 इसकी। अब ये कंडीशन देखिए आप, अगर आप
अब देखिए बॉडी कोई भी स्टेबल कब होती है, जब आप बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। अगर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, बॉडी आपकी कैसे है कि स्टेबल कंडीशन में रहेगी। अगर आपकी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, उस कंडीशन बॉडी आपकी स्टेबल नहीं रहेगी। जैसे इसी ग्राफ के थ्रू देखिए, आप जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, मतलब आर नॉट की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगा। मतलब देखिए आप जब आर की वैल्यू, मतलब ये जो डिस्टेंस है आप इसको बढ़ा रहे हो, आप इसको बढ़ा रहे हो, उस कंडीशन में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ से मिनिमम आपका यहाँ पर है। जैसे जैसे आप आर नॉट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है। समझ रहे, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ाने पर भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। और जैसे जैसे अब अगर इसकी लिमिट जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है इससे पास भी आप करो, मतलब इससे डिस्टेंस कम भी करोगे आप, यह देखिए जब इससे ग्राफ जा रहा है ये कम हो रहा है। अगर आप आर नॉट की वैल्यू कम भी करें उस कंडीशन में इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जा रहा है। इसका मतलब कि आर नॉट डिस्टेंस ऐसी डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। इस कंडीशन में आपका जो भी सॉलिड है वो स्टेबल रहेंगे, मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स है वो स्टेबल कंडीशन में रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। समझ रहे, मतलब आप अगर बढ़ाएंगे तो भी इनमें पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आएगा, घटाएंगे तो भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, ओके। अब मतलब जो आप बाहर से जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स, और अंदर जो फोर्स उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब जो अपने पोजीशन को चेंज नहीं होने देना चाहती उसी को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब मॉलिक्यूल्स की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस होता क्या है, समझ रहे हैं, जब आप फोर्स लगाते हो उस कंडीशन में बॉडी में खिंचाव आता है उसे बोलते हैं स्ट्रेस। अब वो खिंचाव किस कंडीशन में आता है, किस एरिया में आता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, लगाइए। स्ट्रेस दी internal restoring force, the internal restoring force which acting per unit cross sectional area is called स्ट्रेस। समझ रहे हैं, मतलब किसी भी रिजिड बॉडी में आप जब फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर बॉडी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसमें चेंजेस आते हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। देखिए जैसे ये हमने एक रॉड लिया, अब जो रॉड है आपका वो सिलेंडर शेप का होता है। अब ये जो हमारा सरफेस दिख रहा है इसी को बोलते हैं, ये है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम इस बॉडी को किसी से बांध देते हैं, मतलब ये बॉडी जो हमारा रॉड जो यहाँ से बंधा हुआ है, ठीक है। अब आप इस बॉडी को फोर्स F लगा के इसको खींच रहे हैं, आप इस बॉडी को, बॉडी ये बंधा हुआ है, आप इस रॉड को फोर्स लगा खींच रहे हैं, बॉडी को खींच रहे हैं, तो बॉडी जो अपोज करती है, इलास्टिसिटी यही होता है ना कि बॉडी जो है वो अपोज करती है, अपनी पोजीशन या अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं होने देना चाहती, बॉडी अपोज करेगी। जब आप यहाँ से F फोर्स लगा के, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के आप इसको खींचेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स। इसके द्वारा लगेगा बॉडी के द्वारा रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब बॉडी अपने शेप और साइज को चेंज होने के लिए अपोज करती है, इसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स।
समझ रहे हैं। अब अगर आपने फोर्स इस बॉडी खींचा, आपने फोर्स इस बॉडी को खींचा, तो बॉडी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो एरिया को दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो मान लीजिए आपका पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरीके से रहा होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका इस तरीके से रहा होगा। जब आपने बॉडी को एफ फोर्स मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के खींचा, आपने बॉडी को इस तरफ से खींचा, तो बॉडी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो इस तरीके से हो गया होगा। समझ रहे हैं? मतलब जो चेंजेस आ रहा है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज आ रहा है फोर्स लगाने पर, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर। इस रॉड के अंदर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में ही चेंज आ रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज होने से इसका लेंथ में भी चेंजिंग आ जाएंगी। वो हम स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? मतलब किसी भी रिजिड बॉडी में अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने में इस बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंजेस आता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। क्या लिखा है? द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स व्हिच एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब खिंचाव, बॉडी को खिंचाव महसूस होता है, बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन को खो बैठती है। समझ रहे हैं? अब जैसे आप ये जो फोर्स है क्या है, ये आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। अब देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनता है आपका, स्ट्रेस बराबर में रीस्टोरिंग, लिखा है ना यहाँ पे, द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स व्हिच एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। रीस्टोरिंग फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर देंगे। मतलब आपको जो स्ट्रेस का फॉर्मूला मिला, क्या फॉर्मूला मिला, स्ट्रेस बराबर में रीस्टोरिंग फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपको फॉर्मूला मिला। ठीक है। अब देखिए इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो हमारे रिस्टोरिंग फोर्स होती है, द रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब अगर आपकी बॉडी अपने शेप और साइज को चेंज नहीं कर रही, इसका मतलब कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर, इसलिए बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। जैसे ये कंडीशन है, अगर आपको कोई आपका हाथ पकड़ खींच रहा है और आप ना इधर जा रहे हो ना इधर जा रहे हो, आप स्टेबल हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो इसका मतलब जो फोर्स आप पे लग रहा है और जो आप फोर्स उस बॉडी पे लगा रहे हैं, वो दोनों क्या है, इक्वल है। इसीलिए जब ये कंडीशन रहेगी, जब आपका रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल है, मतलब जो आप फोर्स लगा रहे हो और रिस्टोरिंग फोर्स अपने आप को अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए नहीं, मतलब आपका शेप और साइज चेंज ना हुआ, क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन जो अगला फोर्स लगा रहा है वो क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब अगर आप यहाँ पर एकदम स्टेबल रुके हो, इसका मतलब जो उधर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा है और जो आप रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं, वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में आपको जो स्ट्रेस का फॉर्मूला बनेगा, स्ट्रेस बराबर में डी फॉर्मिंग फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब स्ट्रेस को हम सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा बराबर में एफ आर मतलब रिस्टोरिंग फोर्स बाय ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए 99 क्वेश्चंस में आप रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पे डिफॉर्मिंग फोर्स रख सकते हैं, लेकिन एक ऐसा केस होगा
जहां पर आपका डिफॉर्मिंग फोर्स कुछ और रिस्टोरिंग फोर्स कुछ रहेगा, मतलब दोनों में चेंजेस रहेगा। लेकिन 99 क्वेश्चंस में 99% क्वेश्चंस में आपका जो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा और जो रिस्टोरिंग फोर्स वो इक्वल रहेगा। लेकिन कुछ एक ऐसे केसेस आएंगे, मतलब ऐसे केसेस आ सकते हैं जिनमें आपका रिस्टोरिंग फोर्स कुछ रहेगा और डिफॉर्मिंग फोर्स कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बनता है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इरेज करते हैं। चलिए, अब स्ट्रेस की क्या यूनिट, स्ट्रेस की यूनिट होती है, नोट करिए। इट्स SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल सकते हैं। जैसे यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन किसके लिए, फोर्स के लिए है। ठीक है, अब फोर्स के लिए न्यूटन की जो डायमेंशनल फार्मूला होती है mL/(10⁻²), और मीटर स्क्वायर के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो L² होगा। अब अगर आप L ऊपर ले जाएंगे तो L-(-2) हो जाएगा। इस कंडीशन में जो फार्मूला बनेगा mL−(10⁻²). मतलब आपका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा स्ट्रेस का वो क्या आएगा, mL−10⁻²। अगर आपसे याद नहीं हो रहा है आप इस तरीके से आप डायमेंशनल फार्मूला खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमारा स्ट्रेस वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो जान लीजिए कि हमारा जो स्ट्रेस है ना तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, ना ही स्केलर क्वांटिटी है। जो हमारा स्ट्रेस है ये टेंसर क्वांटिटी, क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। मतलब it is neither vector nor a scalar क्वांटिटी। इसका मतलब ना ये वेक्टर है ना ये स्केलर क्वांटिटी है। मतलब हमारा स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी है, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके स्वाप ले लीजिए इसको। चलिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने टाइप्स का होते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के टाइप। अब ये जो हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस के टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, और एक होता है हमारा टेंजेंशियल और शेयरिंग या फिर शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब नॉर्मल स्ट्रेस में भी 2 टाइप्स हैं। एक है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, ये स्ट्रेस के टाइप्स हैं। स्ट्रेस हमारा 2 टाइप्स है, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस में हमारा 2 टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस। समझ रहे हैं। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में एक होता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस, और एक होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस।
एक कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस में। सबसे पहला स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस में। पहला टाइप नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस होता क्या है, हेडिंग लगाइए। फर्स्ट, नॉर्मल स्ट्रेस। व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस? अब आप मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो आप लिख सकते हैं a force acting perpendicular on a body per unit cross sectional एरिया। अब इनमें दो फोर्स लगती है, एक फोर्स हमारी लगती है अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स लगाते हैं जिसे बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब जिस फोर्स लगाने से बॉडी में जो डिफॉर्म होता है वो एक्सटर्नल फोर्स है अप्लाइड फोर्स। एक फोर्स जो बॉडी खुद लगाती है जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब बॉडी के द्वारा ये फोर्स लगती है, बॉडी अपने शेप और साइज को चेंज नहीं होने देना चाहती है, जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स होता क्या है, ठीक है, लिख सकते हैं आप फोर्स दैट tends to regain force that tends to regain a deformed body. Force that tends to regain a deformed body to original form. Original इसका मतलब ये है कि बॉडी के द्वारा वो फोर्स लगता है जिससे, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स हमारी वो फोर्स है जो बॉडी खुद लगाती है, बॉडी के द्वारा लगता है। बॉडी अपनी इनिशियल फॉर्म या फिर ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहती है, उसी को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब अपनी बॉडी अपने ओरिजिनल फॉर्म को चेंज नहीं होने देना चाहती है, बॉडी अपने शेप और साइज को चेंज ना होने के लिए जो फोर्स लगाती है उसी फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और जो फोर्स हम लगाते हैं बॉडी पे, उस बॉडी के शेप और साइज को चेंज करने को बोलते हैं अप्लाइड फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। अब डिफॉर्म बॉडी होती क्या है, जो बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन के ओरिजिनल पोजीशन को चेंज करते हैं। अब ओरिजिनल पोजीशन को पाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। समझ रहे हैं? नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ बॉडी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस में दो फोर्स लगती हैं, एक रिस्टोरिंग फोर्स, एक हमारा अप्लाइड फोर्स, ठीक है। जैसे ये हमारा रॉड है, क्या है? ये हमारा रॉड है, ठीक। अब इस रॉड में क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रही है, यही फोर्स आपको क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। इधर चाहे लगाइए चाहे इधर लगाइए, मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लगे उसी फोर्स को बोलते हैं परपेंडिकुलर फोर्स। समझ रहे हैं? मतलब इधर भी फोर्स लगे, इधर फोर्स लगे, कैसी फोर्स है? परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेस होता है क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए परपेंडिकुलर टू द सरफेस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला क्या बनता है आपका? चलिए यहां लिखते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस बराबर में क्या बनेगा? फोर्स एक्टिंग ऑन परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये आपको फार्मूला मिलता है नॉर्मल स्ट्रेस का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस टू टाइप्स कहते हैं। एक हमारा था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा क्या था हमारा? वायलेम स्ट्रेस। अब हम पहले स्ट्रेस की बात करें जो है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। रिंग लगाइए। नॉर्मल स्ट्रेस में पहला जो स्ट्रेस है क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता क्या है? जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को, मतलब जो फोर्स अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स जो बॉडी पे या फिर जो रॉड पे लग रही है डिफॉर्मिंग फोर्स, तो डिफॉर्मिंग फोर्स अगर उस बॉडी के लेंथ है, उस बॉडी के लेंथ के अलोंग लेंथ लग रही है, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। मतलब आप लिख सकते हैं व्हेन अ deforming force when our deforming force acting on a body along its length, then it change the length of body such force is called sorry. When a deforming force acting on a body to per unit cross sectional area force लगेगी ना, per unit cross sectional area along the length, then its length be changed, then such type force is called longitudinal स्ट्रेस। ओके, अब ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब क्या है? किसी भी बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी, मतलब जो हमारा रॉड है उसके लेंथ के अलोंग लगे तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में भी दो टाइप्स थे, एक था आपका टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा था कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब ये टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस होते क्या है? जैसे ये हमारी बॉडी, मतलब जो हमारा रॉड था, ये हमारा क्या है? रॉड, ठीक है। अब इस रॉड में आपने इधर से भी फोर्स लगाया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इधर से भी आपने फोर्स लगाया, तो इस बॉडी का जो ओरिजिनल लेंथ होगा वो चेंज होकर इसके लेंथ में बढ़ेगा। इसका लेंथ, जब आप बॉडी को इधर से भी खींच रहे हो, इधर से भी खींच रहे हो, तो इस बॉडी की जो ओरिजिनल लेंथ थी चेंज होकर लेंथ बढ़ेगी। मतलब जो आप मान लेते हैं पहले आपकी लेंथ L थी, लेकिन जब आपने इसको स्ट्रेस किया इसके लेंथ कुछ ना कुछ बढ़ा, तो प्लस डेल L, मतलब इसके लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। मतलब अगर जो ओरिजिनल लेंथ था और स्ट्रेस करने पे जो लेंथ आया उसको ऐड करेंगे, इसका मतलब कि इस बॉडी के लेंथ में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब ये बॉडी का लेंथ जो बढ़ रहा है। पहले जो लेंथ था, पहले तो मान लीजिए जब आपने इसको खींचा था बॉडी आपकी डिफॉर्म हो गई, यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक आ गई होगी, ये डिफॉर्म होकर यहाँ तक आ गई होगी, तो बॉडी की पहले लेंथ कितनी थी, अब लेंथ क्या हो गई, ये हो गई। इसका मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेस वो होता है जब आप टेंसाइल स्ट्रेस में जब आप फोर्स लगाते हो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका लेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है। मतलब टेंसाइल स्ट्रेस लगने पर बॉडी की जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन बात आती है कंप्रेसिव स्ट्रेस की, तो ये है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव मतलब कंप्रेस करना, उसे दबाना। इस बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे आपने बॉडी पर फोर्स लगाया F, यहाँ से फोर्स लगाया F, तो बॉडी के मान लीजिए आपकी ओरिजिनल लेंथ ये थी, बॉडी की ओरिजिनल लेंथ जो बॉडी मतलब जो पहले इनिशियल लेंथ थी बॉडी की L थी, आपने फोर्स लगाया बॉडी की, अब मानते हैं बॉडी आपका कंप्रेस होकर ये आ गई कंडीशन में,
तो बॉडी का लेंथ क्या होगी, एल। इस कंडीशन में जो बॉडी की ओरिजिनल लेंथ थी, अब जो कंप्रेस होने के बाद लेंथ है वो कम हो जाती है, तो एल डेल एल। इसका मतलब कि कंप्रेस करने पर बॉडी की लेंथ कम हो जाती है, उसी को बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो हमारा होता है वो बॉडी के लेंथ के अलाउंग लगता है, समझ रहे हैं, बॉडी के लेंथ के अलाउंग लगता है। अब एक था हमारा टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा था हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में आपने बॉडी को स्ट्रेस किया तो बॉडी क्या हुई, बॉडी की जो ओरिजिनल लेंथ थी वो लेंथ बढ़ गई और लेंथ हो गई। लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेस में जो आपकी ओरिजिनल लेंथ थी वो घट गई, कंप्रेस करने पर बॉडी की जो ओरिजिनल लेंथ थी वो घट गई। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस का दूसरा टाइप जो है आपका वॉल्यूम स्ट्रेस। क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस, भी नोट कर लीजिए। वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। अब ये वॉल्यूम से आप समझ रहे हैं कि इस बॉडी के वॉल्यूम में फोर्स लग रहा है, पूरे बॉडी के वॉल्यूम फोर्स लग रहा है। अभी तक जो आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पढ़े उसमें बॉडी के लेंथ के अलाउंग फोर्स लग रहा था, इसलिए उसका नाम दिया गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या था, बॉडी को स्ट्रेस कर रहे बॉडी के लेंथ में इंक्रीज हो जाता था। लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या था, बॉडी को कंप्रेस कर रहे बॉडी का जो ओरिजिनल लेंथ था वो कम हो जा रहा था, घट जा रहा था। लेकिन अब आप पढ़ रहे हैं वॉल्यूम, इसका मतलब उस बॉडी के पूरे वॉल्यूम में लग रहा है। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं when a deforming force acting on a body of मतलब when a deforming force acting on body to each point went to the normal of the surface. When a deforming force acting on a body of each point to the normal of the surface, then the volume of the body be change। समझ रहे हैं, मतलब आप यहां लिख सकते हैं यूनिफॉर्म बॉडी, मतलब सभी यूनिफॉर्म बॉडी है। When a deforming force acting on a uniform body of each point to the normal of the surface, then the volume of the body भी change। मतलब कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म है और उस बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हैं, यूनिफॉर्मली बॉडी है, उस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उस बॉडी में चेंजेस आता है, तो बॉडी का जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा वो चेंज हो जाएगा, उसका दूसरा कोई कुछ वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे ये आपका एक बॉडी है जो सर्कल फॉर्म में है, ठीक है, स्फीयर फॉर्म में, ये आपकी बॉडी है। आपने इस बॉडी पर फोर्स लगाया चारों तरफ से, यूनिफॉर्म बॉडी है आपकी, आपने इस बॉडी पर फोर्स लगाया। अब ये एक्सटर्नल फोर्स बोलिए, चाहे अप्लाइड फोर्स बोलिए, चाहे इसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलिए, ठीक है। तो बॉडी की ये थी ओरिजिनल फॉर्म, ये चेंज होकर ये शेप में आ गई। मतलब आप जब इस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉडी का पूरा वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है। आपने बॉडी फोर्स लगाया, पूरे वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है। अब जो ये फोर्स लग रहा है ये सभी पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। जैसे ये एक इस पॉइंट पर, मतलब जो आपका फोर्स लग रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट लग रहा है, ठीक है। पूरे इस यूनिफॉर्म बॉडी में मतलब यूनिफॉर्मली फोर्स लग रहा है। ये बॉडी जो आपके हर जगह से फोर्स लग रहा है, तो बॉडी आपका कंप्रेस होगा, बॉडी कंप्रेस जा रही है। और जो पहले आपकी बॉडी इस तरीके से थी, तो वॉल्यूम पहले इतना वॉल्यूम था, वॉल्यूम ये कंडीशन में थी। अब बॉडी आपकी इस कंडीशन में, मतलब वॉल्यूम में चेंजेस आए हैं। तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या बनाया था, सिग्मा बराबर में F बाई ए। अब F बाई ए को ही आप बोल सकते हो ना प्रेशर,
प्रेशर बोलते हो ना एफ बाई, मतलब सिग्मा बराबर में पी हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में पी होता नहीं है, इस बॉडी के अंदर भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा और इस बॉडी के बाहर का भी प्रेशर होगा। मतलब ये आपका एरिया है, यहाँ से एक प्रेशर लगा है, एक बॉडी के अंदर भी तो प्रेशर होगा, मतलब बॉडी प्रेशर इनसाइड, बॉडी के अंदर ही प्रेशर होगा। तो जो चेंजेस आ रहा है वो इस बाहर वाले प्रेशर और इस अंदर वाले प्रेशर के जो चेंज है, जो चेंज है उसी की वजह से बॉडी में चेंजेस आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा फार्मूला बने वो सिग्मा बराबर में डेल पी बनेगा, मतलब चेंज इन प्रेशर की वजह से इसके वैल्यू में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? एक फिर से देख लीजिए, वॉल्यूम स्ट्रेस होता है क्या है, जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को किसी भी यूनिफॉर्म बॉडी के किसी हर एक पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो उस बॉडी के वॉल्यूम में जो चेंजेस आ जाता है उसे बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, ये कंडीशंस हैं। अब हर पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया, आप फोर्स बाय एरिया हो तो प्रेशर होता है, फोर्स पर यूनिट कंस्ट्रक्शन होता है परपेंडिकुलर ना। तो जो बॉडी में चेंजेस आ रहा है ना, ये फोर्स प्रेशर की वजह से नहीं, प्रेशर की वजह से, इनके चेंज, प्रेशर के चेंज की वजह से इस बॉडी में चेंज आ रहा है, उसी को बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में था। अभी हमने नॉर्मल स्ट्रेस की बात की। नॉर्मल स्ट्रेस में 2 टाइप्स थे, एक था हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा हमारा था वॉल्यूम स्ट्रेस। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस का दूसरा टाइप जो है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या है? टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब नाम से ही आपको समझ आ रहा है टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट, मतलब जो फोर्स लग रही है वो आपको बॉडी के सरफेस के टेंजेंट के अलावा, जैसे ये आपकी बॉडी है, ये है आपकी बॉडी इस तरीके से है। ठीक है, अब जो फोर्स लग रही है बॉडी की सरफेस है, सरफेस टेंजेंट, ये जो फोर्स, ये कंडीशन है। मतलब बॉडी आपकी नीचे, तो वही कंडीशन है, बॉडी आपकी नीचे स्टैटिक है, रुकी हुई है। जो फोर्स लग रहा है बॉडी के सरफेस पे लग रहा है, टेंजेंट लग रहा है। बॉडी आपकी, ये मान लीजिए इसकी इनिशियल पोजीशन थी, आपने फोर्स लगाया तो टेंजेंशियल फोर्स आपने लगाया, बॉडी आपकी इनिशियल डिस्प्लेस हो गई। देखिए सरफेस पे टेंजेंट लग रही है ना, फोर्स लगाया आपने, डिस्प्लेस हुआ ना, ये था आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हैं when a force acting tangential on the surface, मतलब जो हमारी फोर्स लग रही है वो सरफेस के टेंजेंशियल लग रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी एक बॉडी थी, ठीक, आपने एक रॉड लिया था, इस रॉड की जो लेंथ थी उसको आप मान लेते हैं, रॉड की जो लेंथ है वो L है। ठीक है, रॉड की जो लेंथ है वो क्या है? L है। अब इस बॉडी पे आप जब टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, इस बॉडी जैसे आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो बॉडी ये नीचे तो रुकी रहेगी, लेकिन ये बेंड हो जाएगी राइट साइड। आपने जब टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ऐसे लगाया, तो बॉडी आपकी ये ऐसे डिस्प्लेस, मतलब जैसे आपकी बॉडी है ये है, आपने इसमें टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो बॉडी आपकी ये डिस्प्लेस हुई है। तो यही नीचे जो बॉटम पार्ट है वो अपने जगह पर ही है, लेकिन ऊपर का जो टॉप पार्ट है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। इसका मतलब कि जो हमारी बॉडी जो है, पहले तो ये कंडीशन में थी, हमारी बॉडी जो थी वो पहले हमारी बॉडी पहले ये कंडीशन, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स लगाया, आपने जैसे इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, बॉडी पहले आपकी इस कंडीशन में थी, जैसे ही आपने फोर्स लगाया बॉडी क्या हुई? डिस्प्लेस हो गई। आपने जो फोर्स लगाया वो किसी सरफेस के टेंजेंट लगाया, आपने जो फोर्स लगाई सरफेस के टेंजेंट से लगाया, तो बॉडी आपकी डिस्प्लेस हो गई। बॉडी की लेंथ तो अब भी वही रहेगी, लेंथ क्या थी? L थी। आपने जब फोर्स लगाया, मान लेते हैं इस फाई एंगल से डिस्प्लेस हो गई, और जो डिस्प्लेस हुई डिस्टेंस को मानते हैं x, मतलब जो बॉडी डिस्प्लेस हुई डिस्टेंस क्या मानते हैं? x मान लेते हैं। और नीचे जो है हमारा, ये जो नीचे सरफेस है, ये इसके अपोजिट साइड लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स। आप समझ सकते हैं क्या लग रही है?
चाहे रिस्टोरिंग, चाहे स्टेशनरी फोर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टेशनरी फोर्स, मतलब बॉडी जो रुकी हुई है, स्टेशनरी फोर्स की वजह से रुकी हुई है, जो स्टाइल है, मतलब बॉडी जो रुकी हुई है, नहीं बॉडी आपकी नीचे आ जाती है। समझ रहे हैं? ओके, या फिर ये भी डिस्प्लेस होकर चला जाता है, लेकिन नीचे स्टेशनरी मतलब स्थिर है, इसीलिए बॉडी जब आप टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी आपकी ये पहले ऐसे थी, आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, बॉडी ये डिस्प्लेस हो गई। समझ आए? इसका मतलब जो आपका फार्मूला बना था स्ट्रेस का, सिग्मा फ्रॉम एफ बाई ए, अब जो फोर्स है कैसे? टेंजेंशियल फोर्स है एफ टी। ओके, ये था हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन। व्हाट इज अ स्ट्रेन? अब हमारी एक नई टॉपिक स्टार्ट होने जा रही है जो है स्ट्रेन। क्या है? स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेन होता क्या है वो देखिए। व्हेन deforming force applied to the body, when a deforming force applied to the body, then shape or size of the body चेंज। मतलब जब हम डिफाइंग फोर्स किसी बॉडी पे लगाते हैं तो बॉडी की शेप और साइज में चेंज आ जाता है। तो आप लिख सकते हैं द फ्रिक्शनल चेंज ऑफ शेप और साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। उसे स्ट्रेन बोलते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है हमारा स्ट्रेन का? स्ट्रेन बराबर में चेंज, जो भी डायमेंशन में चेंज आता है, चेंज इन डायमेंशन बाई में आप लिख सकते हैं इनिशियल या फिर ओरिजिनल डायमेंशन। समझ रहे हैं स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या है? चेंज इन डायमेंशन बाय इनिशियल और ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन या फिर आपका चेंज मतलब चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन जो रेशियो होता है वही होता है आपका स्ट्रेन। अब ओरिजिनल डायमेंशन क्या होता है? जब बॉडी आपकी ओरिजिनल फॉर्म में रहती है, मतलब चाहे उसका लेंथ डायमेंशन होता है, लेंथ ब्रीथ हाइट कुछ भी, जो भी चीजें डायमेंशन मतलब जो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन होती है, अगर आप बॉडी पे प्रेशर लगाएंगे, मतलब कुछ भी फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा भी रहे हैं, अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, तो उस बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं। तो उस कंडीशन में उसके डायमेंशन में भी चेंजेस आएंगे, तो वही है, यहाँ से आपको स्ट्रेन मिलता है। ठीक, अगर आप स्ट्रेन की यूनिट की बात करें तो इट इज यूनिटलेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती है। डायमेंशन लेस मतलब स्ट्रेन जो हमारा है वो यूनिटलेस है, होता है डायमेंशनलेस है। ठीक है, इसमें शॉर्ट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन के टाइप्स, रिंग लगाइए। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन के टाइप्स। अब स्ट्रेन जो है 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा रहेगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा रहेगा वाइलोम स्ट्रेन, तीसरा रहेगा टेंजेंशियल या फिर
शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, ओके। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता क्या है, देखिए देखिए, फ्रिक्शनल चेंज इन द लेंथ of the body, frictional change in the length of the body due to the forming force is called longitudinal strain। मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पे जो बॉडी के लेंथ के अलोंग लेंथ में जो चेंजिंग आती है उसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब यह फार्मूला क्या लिखे थे स्ट्रेन का, सॉरी स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्ट्रेन का फार्मूला आप लिखे थे, स्ट्रेन बराबर में आप लिखे थे अभी चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन, ये लिखे थे अभी। ओरिजिनल बोलिए चाहे इसको इनिशियल बोलिए, तो यहां फार्मूला हमारा क्या बनेगा कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल में डायमेंशन में कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है, लेंथ वाला चेंज हो रहा है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई चेंज इन ओरिजिनल लेंथ, जो आपका ओरिजिनल लेंथ रहता है, ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ को आप दिखा सकते हो डेल एल से, और इसको एल से दिखा सकते हो, ये आपका बनता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला, ओके। अब बात आती है कि आपका वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, ओके। तब से इसका नोट करिए। यहां आप लिख सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन में फ्रिक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी ड्यू टू deforming force is called वॉल्यूम स्ट्रेन, ओके। फॉर्मूला क्या बनता है वॉल्यूम स्ट्रेन का, वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब डेल वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आपका फार्मूला बनता है वॉल्यूम स्ट्रेन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए हम स्ट्रेन का लास्ट टाइप की बात करते हैं, ठीक है। जो था हमारा तीसरा, क्या था हमारा तीसरा था हमारा टेंजेंशियल
टेंजेंशियल या फिर शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, ये हमारा तीसरा टाइप था। अब ये होता क्या है टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेन, देखिए लिख सकते हैं दी रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट of any layer in the direction of force, the ratio of relative displacement of any layer in the direction of force to its distance from other fixed surface is called टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेन। अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या था आपका, जो एक्स था आपका वही डिस्प्लेसमेंट होता था। तो आपका जो स्ट्रेन में फॉर्मूला बनेगा, जो आपका टेंजेंशियल स्ट्रेन का फॉर्मूला रहेगा, टेंजेंशियल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वो आपका बनेगा एक्स बाई एल, एक्स बाई एल। अब एक्स है क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, जो बॉडी आपको डिस्प्लेस हुई थी ओरिजिनल पोजीशन से जो डिस्प्लेस होकर दूसरे पोजीशन में गई थी, कितने डिस्टेंस उनका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था, एक्स हुआ था। ठीक है, और ये लेंथ क्या था बॉडी का, मतलब बॉडी का जो फील्ड सरफेस क्या था, नीचे वाला बॉटम सरफेस जो था आपका फिक्स था, और बॉटम सरफेस से टॉप सरफेस की दूरी होती है उसे बोलते हैं, वही उसी डिस्टेंस को माने तो एल, तो वो डिस्टेंस एल है। तो हमारा डिफरेंस नहीं है, द रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अदर फिक्स्ड सरफेस। अदर फिक्स्ड सरफेस था क्या, जो नीचे बॉटम वाला हिस्सा था उस रॉड का। ठीक है, इसको आप फाई के बराबर लिखेंगे, हम एंगल माने थे फाई, ये आपका फार्मूला बनेगा। ठीक है, अब स्ट्रेन में चाहे जो स्ट्रेन के जो भी टाइप जैसे लॉन्गिट्यूडिनल, वॉल्यूम स्ट्रेन, टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेन, ये सारे स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती, इनकी कोई ना कोई यूनिट होती ना ही कोई डायमेंशन होती। लेकिन स्ट्रेस जो था आपका उसमें इसकी यूनिट भी थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन क्या था वो भी आपको पता है। ठीक है, अब इस लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।